मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी की वजह से लोग आ रहे हैं। ये इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो उसकी डेवलपमेंट्स की वजह से वो आ रहे हैं। अगर राहुल गांधी भी बन जाता तब भी यही लोग आते हैं। अच्छा, यानी आपको लगता है कि इंडिया की जो इतनी ग्रोथ हुई है इसमें नरेंद्र मोदी साहब का कोई हाथ नहीं है? अकेले नरेंद्र मोदी साहब का कोई हाथ नहीं है। अगर अकेले का हाथ होता तो इस दफ़ा वो क्लियर मेजोरिटी लाजमी लेते। इस दफ़ा उनका नारा था अब की बार 400 पार, और वो 300 भी नहीं कर पाए। इंसान हैसियत देख के बुलाता है, ठीक है जी, इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को, वो कहते हैं ना, एक पंजाबी की मिसाल है, बड़ी अच्छी सी मिसाल है कि आटे च लून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो। वो दुनिया की इस टाइम अपने आप में मानते, थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। पाकिस्तान तो उस लाइन में भी अपने आप को जो है ना अकाउंट ना करे। क्रेडिट एक ऐसे यूट्यूबर को जाता है, इसका नाम ध्रुव राठी है। अच्छा, उस बंदे ने अपनी मोटिवेशन से पूरी इंडिया को, उसने ऐसा एक, जिस तरह के पाकिस्तान में आवाम को शऊर है, उनको पता लगा है कि ये पार्टी जो सी है किसने धोखेबाज है, इसी तरह ध्रुव राठी ने एक बिल्कुल ही हिस्ट्री चेंज करके रख दी है। उसकी वजह से नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा शौक लगा है, जिसकी वजह से उसकी सीट्स बहुत ज़्यादा कम आई हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट तो हमें उसको देना चाहिए, जिसने अवेयरनेस फैलाई है सारी। इंडिया की ग्रोथ नहीं रुक सकती क्योंकि वो किसी एक बंदे की वजह से नहीं है, वो उनके स्ट्रक्चर्स की वजह से है, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की वजह से, एजुकेशन सिस्टम की वजह से। मोदी ने एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाया। एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद आईआईटी जितने भी इंडिया में मौजूद हैं, जिनको अच्छे इंस्टीट्यूट समझा जाता है, उनकी बुनियाद जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी। तो ये मोदी का कारनामा नहीं है, ये इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। हमारे दुबई के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारी इतनी हैसियत है जी। पाकिस्तान का कोई भी बंदा वहाँ पे जाए, ग्रीन पासपोर्ट की बाजू पकड़ के साइड पे ले जाते हैं, भाई आ जाओ जरा साइड पे। और आप वहाँ पे देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना दिया है। वो कर सकता है, पाकिस्तानी बनाए का अपनी मस्जिद ही बना ले, हालांकि वो तो मुस्लिम कंट्री है। नरेंद्र मोदी की जो अभी पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि उसने अलायंस बनाया है बाकी गवर्नमेंट से। तो कोई भी अगर वो बिल पास करवाना चाहे या कुछ भी करवाना चाहे तो उनको अपने अलायंस वगैरह से पता करना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि अभी जो उनकी हुकूमत की जो अभी फ़िलहाल जो स्नैरियो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, और जो उनके क्लेम्स से और जो उनकी जिन्होंने क्लेम किया था कि हम ये कर देंगे, उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ, और इनको एकदम से एक सरप्राइज़, एक शॉक। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे दोबारा से इनवाइट करने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हमारे नेबर्स जो है उनसे इंटरेक्ट कर सकूं। और जहां तक आपका क्वेश्चन है उसको मैं इस तरह से देखता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक ऐसा कंट्री जिसकी जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है, उस कंट्री के अंदर इलेक्शन होना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियंस ने इसको कंटेस्ट किया है, और फिर अपोजिशन और गवर्नमेंट और केयर टेकर्स तीनों सेक्टर्स में, मतलब उनका इतनी क्रेडिबिलिटी उन्होंने अपने जो है ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर एज एन इंस्टीट्यूशन शो किया कि रिजल्ट्स के ऊपर कोई इस तरह का हमें देखने को नहीं मिला कि इलेक्शंस में रिगिंग हुई है या ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। मतलब एक्सेप्टेबल थिंग है। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है मेरे ख्याल से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो मैं कंग्रेचुलेशंस कहूँगा इस चीज़ के ऊपर इंडियंस को, हमारे नेबर्स को। साफ शफाफ इलेक्शन हो गया। जी, साफ शफाफ इलेक्शन होना और फिर रिजल्ट को तस्लीम करना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं पहले थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में बात करूंगा। जिस तरह से इलेक्शन हुए, कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज हुए, इसके अलावा जो कंट्रोवर्सीज हुए, ये तो अपनी जगह, लेकिन आते हैं सॉफ्ट पावर पे। सबसे बड़ी बात ये है कि जितने इंडियंस वोटर्स हैं ना, वो अगर यूरोप मिला लो, अमेरिका मिला लो, कनाडा मिला लो, ऑस्ट्रेलिया मिला लो, वो फिर भी उसके इक्वल नहीं बनते। अब इतनी बड़ी आबादी अगर एक अपनी लीडर को मुंतखब करती है तो वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उस पर तो अपना इफेक्ट्स डालेंगे ही डालेंगे। ये सबसे बड़ी बात ही यही है कि उनके जो वोटर्स है, जिस तरह उनकी इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवाती है, कोई भी पार्टी ये एलिगेशन नहीं लगाती कि यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, धांधली हुई है। यहाँ तक अमेरिका में भी पिछली दफा डोनाल्ड ट्रंप ने धांधली का इल्जाम लगाया था, जिस तरह पाकिस्तान में भी लगाया था। सबसे बड़ी बात ही ये है, जिस तरह इलेक्शन में हर पार्टी ने मान लिया कि ठीक है हमने हार गए, आवाम ने जो फैसला किया हमने तस्लीम कर लिया है। इतनी बड़ी आबादी है, वो अपना एक लीडर मुंतखब करती है, तो वो तो सॉफ्ट पावर आएगा ही आएगा। बड़ी बड़ी जो हेड ऑफ द स्टेट्स है वो तो आएंगे इधर। ये बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है ये अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रही है, सबसे बड़ी वजह ये है। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने
स्टार्ट लिया था उन्होंने लिया भी गुजरात मॉडल से लिया था। सही बात है, जिस हाँ। तरीके से वो टाटा आए थे, हाँ। जो अभी अंबानी की जो फैक्ट्री है वो भी उधर ही है, जामनगर नाम है हाँ, मेरे ख्याल में। जामनगर, एग्जैक्टली। तो वो मॉडल वो सारी इंडिया में अप्लाई करना चाहता ठीक था। हो गया, हाँ। लेकिन बीच में उन्होंने हिंदुत्व का टॉपिक छेड़ा, शिव सेना हो गया, इस तरह जो एक और पार्टी है, मैं मेरे ख्याल में वो नाम में भूल गया हूँ, जिससे वो योगी आदित्यनाथ भी आती है, उन्होंने ये काम भी किया। लेकिन ये बीजेपी है वो हाँ, सारी। तो जिसमें वो नरेंद्र मोदी भी थे पहले। हाँ, बीजेपी है वो। हाँ, हाँ। नहीं वो दूसरी थी मेरे ख्याल में, वो सियासी विंग था उसका, मैं वो नाम एनडीए। एनडीए नहीं, वो दूसरा जिससे नरेंद्र मोदी आए। लेकिन छोड़ो, आरएसएस। आरएसएस, हाँ, आरएसएस के नजरिए को जिस तरीके से वो ले रहे वो तो अपनी जगह, लेकिन सॉफ्ट पावर उनकी अपनी जगह है। अच्छा, अब ये इलेक्शंस हो गए, इंडिया की इकोनॉमी कितनी मजबूत होगी, 20 कंट्री के जब हेड ऑफ स्टेट आएंगे, ज़ाहिर प्रोजेक्ट्स की बात होगी, बायलैटरल ट्रेड की बात होगी, जो है डिप्लोमेसी की बात होगी, इंडियन रुपी को कहाँ देख रहे हैं इस इलेक्शन के बाद? जाहिर सी बात है, अगर एक हुकूमत ने 5 साल कंप्लीट किए, अगली दफ़ा भी उसको 5 साल के टेनओवर मिल रहा है, हाँ। तो इन्वेस्टर के लिए ये बात काफ़ी अट्रैक्टिव होती है।